हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमने बात की थी। उसी को ही हम आगे और बढ़ेंगे। अभी इनिशियल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था और फर्दर कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। एक बार आगे बढ़ने के पहले पुराना रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद उसके बाद स्लाइडली आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले हमने कहा था फोर्स एक फ्लो चार्ट के से हम समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स एक फैक्टर है, पुश या पुल फैक्टर। इसको याद रखिए। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पुश और पुल फैक्टर। ये क्या करता है? जो की जरूरत है चेंज के लिए क्या करेगा? फोर्स यूज टू चेंज रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में या वेलोसिटी को चेंज करने। एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा। इफ यदि हम कहते हैं कि फोर्स किसी बॉडी पर नहीं है, सपोज दैट किसी बॉडी पर फोर्स नहीं है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब आप समझिएगा कि बॉडी जो है, कोई भी बॉडी या मीन्स ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। कैसा होगा? रेस्ट में। इफ द फोर्स इज जीरो, then the body or object will be in rest. ओके, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक जैसी वेलोसिटी रहेगी इफ फोर्स इज जीरो। बात को समझना मतलब ये कि यदि किसी बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। या हम इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोले, सपोज दैट कि कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से रन कर रही है और उस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो उसी वेलोसिटी से ही चलती रहेगी, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आएगा। यदि हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब फोर्स लग रहा है, या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मींस फोर्स लग रहा है। तो हमको कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये फोर्स क्या है? एक पुश और पुल फैक्टर है, जो कि या तो पुश कह लें या पुल फैक्टर है, जो कि क्या करता है? किसी भी को भी चेंज करने में, मतलब रेस्ट से कोई बॉडी है उसको रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है। ठीक है, जे अपोजिट जो एरो बनाया है इसका मतलब ये हुआ या तो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में। यदि हमको चाहिए तो हमको जो है क्या करना है? चेंज करना है। अब चेंज का मतलब ये भी है कि वेलोसिटी में भी यदि चेंज करना है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से चल रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, और यदि उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि देयर इज नो फोर्स। ओके, इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे कि फोर्स इज अ पुश एंड और पुल फैक्टर व्हिच इज यूज्ड टू चेंज, दैट इज from rest to motion, either rest to motion or motion to rest. यदि हम कहते हैं if we say force, external force is zero, then you have to understand कि body or object will be in rest or velocity will remain constant. थोड़ा सा बात समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। यह जो फ्लो चार्ट है ये आपके बहुत काम आने वाला है। मैं आपको जो है 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको जो है इस फ्लो चार्ट को बना लें ताकि आपको समझने में आगे जो आप समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको काफी सुविधा हो जाएगी। बच्चों, आप लोगों ने इसको इस फ्लो चार्ट को आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
काफ़ी यूजफुल है, जो आपको इवन नाइन्थ में, 11th में, नीट में और IIT में तो बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। और यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आगे की हम चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो इसी में हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। फोर्स की जब हम बात कर रहे थे तो फोर्स का आप लोगों को फार्मूला मालूम है, क्या है? F = ma। इस फार्मूले को आप याद रखिए। इसको यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो ऐसे लिख देता हूं। अब आप कहेंगे सर इस फोर्स का फार्मूला यहां क्यों लिखा, ऊपर क्यों नहीं लिखा? तो मैं एक फार्मूला और लिख रहा हूं यहां पर, F = ΔP/ΔT। इसको हम डेल्टा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डेल्टा P और डेल्टा T। P, यहाँ P क्या है? P को कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। अब हमारे बात दिमाग में आएगी कि लीनियर मोमेंटम क्या है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे इस टाइप में, तो हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है। P को कहते हैं लीनियर मोमेंटम, इसको कहते हैं डेल्टा। और यदि वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो F ऐसे और ऐसे, इसको हम हाल फिलहाल ऐसे लिख लेंगे और एक ऐसा डायग्राम। फोर्स का फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा कि F = ΔP/ΔT। और इसी से एक फार्मूला हम आगे बढ़ाते हैं तो F = ma। अब इसी फोर्स को ही यदि हम देखें तो मैं इसी फ्लो चार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं ताकि आपको और सुविधा हो जाएगी कि इस फोर्स का मैं यूनिट की बात करूं। आपको मालूम है इसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट, यदि हम इसको देखें ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट, पहले हमने बात की थी पार्ट 1 की वीडियो में, हमने आपको बताया था ऐसा यूनिट क्या है इसका न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या है? डाय। और यदि इसमें के रिलेशन की बात करें तो यहां हमने बताया था 1 न्यूटन = 10⁵ डाय। आप इसको याद रखिएगा, जो आपको काम आने वाला है जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और फर्दर और आगे बात करते जाएंगे तो चीजें समझ आती जाएंगी। अभी हमने एक फ्लो चार्ट से देखो इस फोर्स को ही हमने समझने की कोशिश की, और यदि फोर्स को और डिटेल में जाएंगे तो इसी फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक बैलेंस्ड फोर्स भी कहते हैं और एक अनबैलेंस्ड फोर्स भी कहते हैं। या फोर्स को मैं थोड़ा सा और लिख दे रहा हूं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। इनके बारे में और डिटेल में बताएंगे कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। हाल फिलहाल समझने के लिए सिर्फ हम इसी फ्लो चार्ट पे यदि हम ध्यान दें तो हमको समझ में आ रहा है कि फोर्स, व्हाट इज फोर्स? तो दिस इज द डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन? फोर्स एक पुश और पुल फैक्टर है जो कि चेंज करने के लिए यूज होता है। चेंज क्या? यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं, और यदि कोई मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। या हमको वेलोसिटी में चेंज करना है तो अब हमको फोर्स की जरूरत होगी। वेलोसिटी में चेंज करना है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। या तो ऐसे बोले, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी को एक्सीलरेट करने के लिए एक्सीलरेशन। यदि मैं यूं कहता हूं कि बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेट का मतलब क्या हुआ कि बॉडी में की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। मैं स्पीड नहीं बोलूंगा, इसको ध्यान रखना। एक्सीलरेशन में कहता हूं कि इफ द बॉडी इज एक्सीलरेटिंग, इट मींस आपको समझना है कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम तो ऐसा है कि कोई बढ़ नहीं है, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़नी जानी है तो हम एक्सीलरेशन बोलेंगे। और कभी कभी इसके अपोजिट टर्म्स की यूज होता है जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन भी वेलोसिटी में चेंज ही है, लेकिन रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन आप बोलेंगे रिटार्डेशन। इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो आप समझेंगे एक्सीलरेशन। लेकिन चाहे वो एक्सीलरेशन हो चाहे वो रिटार्डेशन हो, दोनों ही कंडीशन में यदि हम ऐसे कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है तो आपको समझना है कि इसका मतलब फोर्स जरूर अप्लाई हो रहा है। ओके, यानी कि वेलोसिटी में चेंज है या एक्सीलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है,
या कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रही है या मोशन से रेस्ट में हो रही है, तो हम बोलेंगे कि फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, या तो उसको पुश किया गया होगा या उसको पुल किया गया होगा। ओके, अब किस तरह का फोर्स होगा, या तो ये सब चीजें जो होंगी पुश और पुल फैक्टर में, ये तभी हो पाएंगे जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। या हमने सिर्फ इतना बताया कि फोर्स को हम जनरल वे में हम डिवाइड यदि करें तो दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी ये सारे फैक्टर्स होंगे, चेंज इन वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन होगा। अब यदि हम फोर्स की एक मोटे मोटे फार्मूले की बात करें तो हम कहते हैं कि फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। अब हमारे दिमाग में आता है कि सर जी डेल्टा क्या है, तो डेल्टा कहते हैं उसको डेल्टा है, लेकिन इसका मतलब होता है चेंज। यदि किसी भी चीज में हमको चेंज लिखना है, यदि मैं कहता हूं चेंज इन वेलोसिटी, तो या तो मैं ऐसे पूरा लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन यदि मुझे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है तो मैं एक ऐसा डेल्टा बनाऊंगा और लिखूंगा v, डेल्टा v। डेल्टा v को मैं पढ़ूंगा कैसे, चेंज इन वेलोसिटी। यदि मैं कहता हूं कि भाई सोसाइटी में चेंज आ रहा है और मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा डेल्टा सोसाइटी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन सोसाइटी। तो जब भी मुझे चेंज लिखना है तो मैं डेल्टा यूज करूंगा। अब यदि हम मैथमेटिक्स में और यदि हम और माइन्यूटली यदि जाते हैं तो कभी हम डेल यूज करते हैं, कभी हम डेल्टा यूज करते हैं। अब डेल्टा और डेल में क्या डिफरेंस है वो हम आगे के और जब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तब हम आपको समझाएंगे। अभी आपको इतना समझना है कि फोर्स का एक फार्मूला डेल्टा P बाय डेल्टा T है, और इस डेल्टा का मतलब हुआ हमने यहाँ लिख दिया चेंज, आपको समझने के लिए, ताकि आपको याद रहेगा। और यहाँ P क्या है, P को हम कहते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं वेयर P को क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या है इसको भी हम आपको समझाएंगे। लीनियर मोमेंटम और T क्या है, T को कहते हैं टाइम। यहां M क्या है, M को कहते हैं मास। और व्हाट इज A को कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन क्या है, मास क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, धीरे धीरे हम ये सारे डेफिनेशन समझते जाएंगे और इनका मीनिंग, एक्चुअल जो मीनिंग है उसको हम समझेंगे। अभी मैंने जो है सिर्फ एक फ्लो चार्ट के द्वारा जो है एक आपके फोर्स का एक जनरल ब्रीफिंग है वो आपको समझ में आ गई कि फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, और ये जो F इक्वल टू ma जो मैं जो फार्मूला लिख रहा हूं वो इसी फार्मूले से आगे बढ़ता है। अब हम कहेंगे F इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T फार्मूला आया कहां से है, तो जब हम इसी चैप्टर को जब आगे पढ़ते हैं तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, वहीं से फार्मूला आया है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई F इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T ये फार्मूला कहां से आया, तो आप बताएंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फ्रॉम F इक्वल टू ma ये फार्मूला कहां से आया, तो आप कहेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, और मैंने ये जो ऊपर जो एरो लगाया है ये इंडिकेट इस बात को कर रहा है कि फोर्स के ऊपर लगाया है, तो आपको ये समझ लेना है कि फोर्स वेक्टर है। A के ऊपर लगाया है, A मतलब एक्सीलरेशन जो मैंने यहां लिखा है, A के ऊपर लगाया है, इसका मतलब आपको समझ लेना है और याद करना है हाल फिलहाल कि एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। मैंने M के ऊपर नहीं लगाया तो आपको समझ लेना है कि मास वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये फ्लो चार्ट आपको तैयार हो गया होगा और इसी फ्लो चार्ट से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होने वाले हैं और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ओके, ये जो आपने यहाँ पे लिखा था इसको आप आगे और भी लिखते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको नोट कर दूं। ओके, आपने नोट कर लिया।
नाउ एक जनरल डेफिनेशन हमने फोर्स के बारे में पढ़ी। पहले हमने फोर्स को थोड़ा सा कम पढ़ा, अभी आज हमने फोर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ा, और इतना हम समझने के बाद में हम इस फोर्स को और डिटेल में जाएंगे। यानी कि अब ये क्लास जो है 9 से हम धीरे धीरे टुवर्ड्स 11 की तरफ जा रहे हैं, और फिर 11 से हम नीट एंड देन हम आईआईटी की तरफ भी जाएंगे। और लेकिन यदि सपोज दैट के लिए हम 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं या हम नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी हमारे लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि नीट और आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं लेकिन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, तो आगे आपको परेशानी जाती है। तो जो स्टूडेंट्स नीट की और आईआईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। हमने जरूर इस वीडियो में लिखा है कि फॉर 9th क्लास, बट दिस इज यूजफुल फॉर 11 नीट एंड आईआईटी आल्सो। ओके, नाउ मैं एक बात करूंगा, मैं आपको बता रहा था लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको इसके प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ मोशन वाज गिवन बाय, किसने दिए भाई? न्यूटन ने दिए, वाज गिवन बाय न्यूटन। आपको इतना याद है? इसी को मैं आगे पढ़ूं और एक फ्लो चार्ट में मैं आपको बना दूं, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि लॉज ऑफ मोशन हमारे पास 3 लॉज है। इसको हम फर्स्ट लॉ बोलेंगे, सेकेंड लॉ बोलेंगे एंड थर्ड लॉ बोलेंगे। ओके, फर्स्ट लॉ को यदि मैं इसको और लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। अब जैसे मैंने इनर्शिया लिखा ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि एक क्वेश्चन तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इनर्शिया एक नया टर्म सा है, व्हाट इज इनर्शिया? तो इसको हमको समझना है, ठीक है। अब इसी को जब हम इनर्शिया की बात करते हैं तो इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। एक हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये नोट डाउन करते हैं ना भाई आप रजिस्टर में, बहुत यूजफुल होने वाला है। ये सब 11th में भी है, यही सब हमारे नीट और आईआईटी में भी है। तो दिस इज, इसलिए ये सब 9+ कॉम्पिटिशन की ही क्लास है, आप उसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लॉ, इसको व्हाट इज, क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ को? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ में मैंने आपको बताया था कि हमको याद रखना है F इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, और इसी को ही जब आगे हम ड्राइव करेंगे तो F इक्वल टू ma। What is F? F is force, external force. This is unbalanced external force. M is mass, A is acceleration. यदि आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं F is unbalanced external force. M is the mass and A is acceleration. मैंने यहाँ एरो फोर्स के ऊपर भी एरो अप्लाई किया है और ए के ऊपर भी अप्लाई किया है, मास पे नहीं किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना कि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी एंड ए के ऊपर है, ए क्या कहता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एम के ऊपर एरो नहीं है, तो आपको याद रखना है कि मास इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब थर्ड लॉ की हम बात करते हैं। तो यहां हमने आपको बताया था, यहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स हमेशा कैसा होता है? फोर्स हमेशा पेयर में होता है। पेयर मींस एक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शनल फोर्स। रिएक्शन फोर्स, ठीक है? कितना इजी है? सबसे ज्यादा यदि कोई इजी कोई सब्जेक्ट है तो वो फिजिक्स है। हालांकि इसके बाद हम आपको और भी कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे,
इवन हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, व्हाटएवर। लेकिन मैं चूंकि फिजिक्स की बात कर रहा हूँ अभी, तो आप ये समझ लेना कि जो फिजिक्स का डर होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, मैं आपको आईआईटी के भी क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, नीट के भी क्वेश्चंस बताऊंगा। तो ये छोटे छोटे जो हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट से ही हम बड़े बड़े आईआईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन शुरुआत कोई भी एक बड़ी इमारत के पहले एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बारीकियां जानना जरूरी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट लॉ को हम बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, और इस फर्स्ट लॉ में हमने बताया था कि फोर्स की क्या होगी, एक डेफिनेशन। सिर्फ इसमें क्या बता रहे हैं, फोर्स की डेफिनेशन। इस फर्स्ट लॉ में क्या बताया था, फोर्स की सिर्फ डेफिनेशन। सेकंड लॉ में क्या बताया था, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और यहां क्या बताया है, फोर्स का नेचर, कि फोर्स कैसा होता है। ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ गिव्स जनरल डेफिनेशन ऑफ फोर्स and it is also called law of inertia. Further, inertia is also subdivided into three parts: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. And the second law gives us the magnitude of force, which can be found out by the formula F is equal to delta P by delta T. Here P is a linear momentum. Linear momentum is vector quantity, which indicates by this arrow F is equal to delta P by delta T. यदि मैं इसको complete form में बोलूं तो मैं कहूंगा कि force is equal to rate of change in linear momentum. जब हमने T से डिवाइड किया है तो हम इसको बोलते हैं रेट। जब भी मैं जिसे मैं भी T से डिवाइड करूंगा तो हम इसको बोलेंगे रेट। तो रेट ऑफ चेंज मतलब डेल्टा, डेल्टा कौन बोल रहा है, चेंज। तो रेट, इसको मैं बोल रहा हूँ रेट, RATE। जब भी मैं T से डिवाइड करूंगा तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसी को ही हम आगे ड्राइव करेंगे तो हम देखेंगे F इज इक्वल टू ma। एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द नेचर ऑफ फोर्स। क्या कहता है कि फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर, दैट इज एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शनल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट। इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जो एक्शन फोर्स और जो रिएक्शनल फोर्स होते हैं एक ही बॉडी पर नहीं लगते। इसमें होता यह है कि एक बॉडी यदि इस पर एक्ट कर रही है तो यह बॉडी इस पर रिएक्ट करेगी। एक ही बॉडी पर दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। एक्शन, मैंने इस पर एक्शन किया तो ये बॉडी इस पर रिएक्ट करेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? इसको आप एक बार फ्लो चार्ट से और नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद आप कोई भी बुक्स आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट डाउन किया होगा, मैं इसको मिटा दूं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में आगे और कुछ और आगे हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अब आगे जो हम बढ़ेंगे, इसके आगे जब हम बात करेंगे तो हमने कहा अब मैं फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं डिटेल में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट लॉ मैंने बताया, सेकंड लॉ बताया, थर्ड लॉ बताया, इनकी छोटी छोटी ब्रीफिंग मैंने बताई। अब हम फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा और डिटेल में जाने वाले हैं। फर्स्ट लॉ को जब हम डिटेल में जाने वाले हैं तो इसके कुछ एग्जांपल्स, इसका एक नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट है इसका ये भी बना लेना। इस फ्लो चार्ट से आपको बड़ी मदद मिलने वाली है। एग्जांपल इसके लिए कुछ देखें। जब आप किसी भी बुक्स में एग्जांपल देखेंगे या कहीं भी देखेंगे कुछ एग्जांपल आपको मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको बस का मिल सकता है। ओके, एक एग्जांपल जो है आपका कैरम का मिल सकता है। एक आपको जो है एग्जांपल जो है एक कॉइन का मिल सकता है। एक गिलास आपने लिया, गिलास के ऊपर एक
एक कार्ड आपने रखा, कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा, जो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। एक आपको एग्जांपल जो है ब्लैंकेट का मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल आपको मिलेंगे, इन एग्जांपल्स को हम समझेंगे कि क्या है। फर्दर और भी एग्जांपल हो सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसमें हमने कहा कि सर ये तो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ बस को लेके हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि बस का ही, लेकिन इसी से रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे। कुछ कैरम की बात होगी, कुछ कॉइन की बात कर रहे होंगे, कुछ ब्लैंकेट की बात कर रहे होंगे, कुछ एक ट्री की बात कर रहे होंगे, ट्री की ब्रांचेस की बात कर रहे होंगे कि ट्री की ब्रांच पर यदि हमने मूव किया, हिलाया तो क्या होगा। इस तरह की कुछ बात करेंगे, ठीक है। अब इन सबको पढ़ने के पहले हमारे दिमाग में एक वर्ड आ रहा है कि सर ये जो इनर्शिया जो आपने लिखा है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मन को अजीब सा लग रहा है कि सर पहले ये बता दें अपन कि इनर्शिया क्या है, तो हम इसकी बात करें। मैं इसको मिटा दूं। इसको एग्जांपल्स को पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में समझेंगे। इनर्शिया एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो फिजिक्स में यूज होता है, जनरली और भी जगह यूज होता है, लेकिन हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक हम वर्ड यूज करते हैं इनर्शिया, और एक वर्ड यूज करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मैं आपको इसको और डिटेल में पढ़ाने के पहले आपको एक वर्ड बता रहा हूं, इनर्शिया। नाउ मैं इसको रब कर रहा हूं और इनर्शिया के बारे में बताऊंगा, फिर इसको और आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। यहां देखें, नोट करेंगे इनर्शिया। ओके, बहुत ही सिंपल वे में ये लिख लें और समझ लें। मास, जितना ज्यादा मास होगा, इनर्शिया एक तरह से मास ही है, यूं समझ लें। या यूं कहें, इसको इनर्शिया जो है हम ऐसा बोल सकते हैं, यदि मैं इसको लिखूं तो लिख सकता हूं कि मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? एक मैंने डेफिनेशन लिख दी इसकी, यहां लिख दी डेफिनेशन, मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो हुआ कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, हमको एक बात समझ आ गई कि आपने कहा कि भाई सपोज दैट कि देयर आर टू बॉडीज, एक का मास कम है और एक का मास ज्यादा है। जैसे यदि हमने कहा कि बाइसिकल और एक ट्रक, तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इन दोनों में से इनर्शिया किसका ज्यादा है, तो आप तुरंत बता देंगे अरे बाइसिकल जो है उसका मास कम है, वो हल्की फुल्की है, तो इसका इनर्शिया ज्यादा है, सॉरी इसका इनर्शिया कम है, और बस का इनर्शिया ज्यादा है तो किसका मास ज्यादा है। मतलब जितना ज्यादा मास होने वाला है उतना ही इनर्शिया ज्यादा है। मैंने कहा कि भाई एक रबर की बॉल है और एक आयरन की बॉल है, तो मास जिसका ज्यादा होगा हम बोलेंगे उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो भाई आयरन की बॉल है और उसे यदि उसका मास ज्यादा है तो भाई उसका इनर्शिया ज्यादा। तो सिंपल वे में समझ में आई इतनी बात। इसको याद रख लीजिएगा कि मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दो एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए कि इन दोनों में से कौन सा वाला किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया कम है, इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा है। कितना इजी है। अब हमने कहा कि सर ये तो ठीक है, हम तो जो एक आइडेंटिफिकेशन कि किसका इनर्शिया ज्यादा किसका कम, ये तो समझ में आ रहा है कि मास को देख के हम पहचान रहे हैं, लेकिन इनर्शिया है क्या? तो हम इसको कहेंगे इनर्शिया जो है कुछ नहीं है अपोज टू चेंज, यानी कि कोई भी जो बॉडी है उसकी एक टेंडेंसी है
कि यदि हम उसमें चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, और वो जो इनहेरेंट यानी कि इनर्शिया क्या है, एक तरह से इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इसको क्या बोल सकते हैं? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। व्हाट इज इनर्शिया? तो हम कहेंगे कि इनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ये क्या करती है, किस तरह की प्रॉपर्टी है? तो यहां लिखेंगे अपोज टू चेंज, या फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई कोई भी किसी में चेंज यदि कर रहा है, कोई भी बॉडी है, अब चेंज कैसा? चेंज का मतलब हुआ, इस चेंज का मतलब है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको कोई मोशन में ला रहा है, या कोई मोशन में है, इसका उल्टा कर दो कि कोई बॉडी मोशन में है, उसको रेस्ट में लाना चाहता है। तो जो बॉडी खुद इंटरनली जो इस चीज का अपोज करेगी, उसको हम उस बॉडी का इनर्शिया कहेंगे। कहीं से थोड़ी बात कुछ थोड़ी बहुत समझ आ रही है, थोड़ी बहुत नहीं आ रही। एक जनरल एग्जांपल की मैं बात करता हूं, जनरल। अब हम फिजिक्स से हटके थोड़ी सी अलग बात करते हैं। यानी कि जब हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं, उसमें एक स्टेटमेंट लिखते हैं, न्यूटन कहते हैं कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, तब तक वो जो जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहना चाहती है। हम कहेंगे भाई ये रहना चाहती है मतलब, हाँ इसको समझो। अब मैं इसको एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज दैट कि भाई मैं नींद में हूं, मान लेते हैं मैं नींद में हूं, मैं सो रहा हूं, तो मुझे एकदम उठाया गया, तो मैं चूंकि सो रहा हूं तो मैं क्या करना चाहता हूं? सोना ही चाहता हूं। तो ये मेरी क्या हुई? मेरी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी हुई, क्योंकि मैं सोना ही चाहता हूं। हाँ, जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, मेरी माताजी, पिताजी, भाई बहन जब मुझे कोई जगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं उस स्लीपिंग से मैं जाग जाऊंगा। लेकिन मैं अपोज तो करूंगा ना कि अरे अभी नहीं, अभी थोड़ा और। तो ये जो अपोजिशन हो रहा है ना, जो मैं अपोज टू चेंज, जो मुझे चेंज कर रहे थे कि मैं सो रहा था, मुझे जगा रहे थे, तो मैं जो अपोज कर रहा था इंटरनली, तो दिस इज माय इनर्शिया। ये तो मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया। इसी तरह से सपोज दैट कि कोई बॉडी है, अब रखी हुई है, अब मैं जो रेस्ट में है, अब मैंने इसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? तो रखी ही रहेगी। हाँ, मैंने उस पर जैसी फोर्स लगाया तो क्या होगा ये कि भाई मेरे थोड़े से फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाने वाले हैं। क्यों हो जाने वाले हैं? क्योंकि मैं फोर्स लगाऊंगा। फोर्स में जब लगाऊंगा तो मुझे ताकत लगानी है, तो मैं क्या करूंगा? जब मैं यूं कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? वो ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जो बॉडी है वो मेरे इस अपोज का, जो मैं चेंज कर रहा हूं कि जो रेस्ट इसको मोशन में मैं लेके आ रहा हूं, तो वो उसका अपोज कर रही है, और उस अपोज को ही मैं एक फोर्स की वजह से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सपोज दैट कि छोटी चीज है जिसका मास कम है, तो क्या होगा? मैं उसको चेंज करने के लिए मुझे कम फोर्स लगाना है, जल्दी से मूव कर जाएगी। और सपोज दैट जैसे मान लेते हैं कि मैंने कहा एक साइकिल है, साइकिल को जो है मैंने वो रेस्ट में है और उसके मुझे मूवमेंट मोशन में लेके आना है, थोड़ा सा मैंने पेडलिंग की या धक्का दिया तो मुझे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा। और यही चीज यदि मान के चलो कि ट्रक खड़ा हुआ है या एक कार खड़ी हुई है और वो रेस्ट में है और उसको मुझे मोशन में लेके आना है, तो चूंकि उसका मास कैसा है? ज्यादा। जब उसका मास ज्यादा है तो हमने कहा कि उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका मतलब जो मैं उसमें चेंज करने वाला हूं, रेस्ट से मोशन में लाने वाला हूं, वो उतना ही ज्यादा मेरा अपोज करेगी। मैंने जितना धक्का दूंगा तो मुझे और ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा।
तो यानी कि जितना ज्यादा मुझे फोर्स किसी बॉडी में कुछ क्यों चेंज करने में, उसकी पोजीशन को चेंज करने में, कि रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए मुझे जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि वो बॉडी उतना ही ज्यादा उस चेंज का अपोज कर रही है, तभी मुझे लगाना है। यानी कि हम उसको इतनी जो बड़ी बड़ी मैंने बातें कही उसको मैंने शॉर्टकट में मैं कह दूंगा कि ओ हो कि अच्छा इस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, मतलब ये बॉडी उस चेंजेस का ज्यादा से ज्यादा अपोज कर रही है। अब कोई कहेगा क्यों, तो हम मोटे मोटे तौर पे कहेंगे अरे भाई वो भारी है ना, उसका मास ज्यादा है। हाँ, तो इसलिए हमने कहा कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब शॉर्टकट में ये बात हो गई कि जितना ज्यादा मास होने वाला है उतना ही उसका ज्यादा इनर्शिया होने वाला है। इनर्शिया होने वाला है यानी कि उतना ही ज्यादा वो चेंज का अपोज करेगी। ओके, मुझे लगता है कि आपको कुछ बात समझ आई होगी। एक चीज और ध्यान रखें, जब मैं इनर्शिया की बात करूंगा तो एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब जो है मैं एक नोट करके एक पॉइंट आपको बता रहा हूं कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। अब मोशन कैसा होना चाहिए, ध्यान रखना, लीनियर मोशन होना चाहिए। लीनियर, सीधा हम चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में मैं जिस टर्म्स का यूज करूंगा ना वो मैं इनर्शिया बोलूंगा। लेकिन यही बॉडी जब रोटेशन में होगी, रोटेटिंग मोशन में होगी, ऐसे ऐसे घूम रही होगी या सर्कुलर मोशन में होगी, तो मैं उस कंडीशन में जिस टर्म्स का यूज करूंगा वो कहलाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। यानी कि इफ द बॉडी इज रोटेटिंग देन यू हैव टू यूज द टर्म्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। On the other hand, if the body is in rest or in motion, but the motion is linear, then you will use the term inertia. यानी बॉडी जब रुकी है या सीधा चल रही है in straight line, तो आप किस टर्म्स का यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बोलेंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार बॉडी चल रही है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी सीधे चल रही है और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इतना है, तो यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आप क्या कहेंगे, उस कंडीशन में जो आपको टर्म्स यूज करना है वो बोलेंगे ओ इन दिस कंडीशन द इनर्शिया बॉडी इज दिस, और बॉडी यदि रोटेट कर रही है तो आप उस कंडीशन में जो टर्म यूज करने वाले हैं वो बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक फर्दर चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे। 9th में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 11th का एक चैप्टर आएगा जिसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, और नीट में भी आएगा, आईआईटी में भी आएगा। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया है। यदि आपसे कोई जनरल आपसे कोई बात करे कि यार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप तुरंत बता देंगे कि अरे बॉडी रोटेट हो रही है, और मैंने कहा कि इनर्शिया, तो आप बता देंगे अच्छा बॉडी या तो रेस्ट में होगी या फिर लीनियर मोशन में होगी। ओके, तो इनर्शिया यदि आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे बताएंगे, दो बॉडी है, एक हल्की है, एक कम मास की है, और एक सपोज दैट कि हमने कहा कि भाई ये कोई ए बॉडी है और ए बॉडी है जिसका मास ma है, और एक दूसरी बॉडी है उसका मास mb है, लेकिन ma का मास ए बॉडी का मास बी बॉडी के मास से ज्यादा है इसका, तो इनर्शिया किसका ज्यादा होने वाला है हम कहेंगे भाई जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई ए बॉडी का इनर्शिया बी बॉडी के इनर्शिया से ज्यादा है। ज्यादा है मतलब कि जे वाली बॉडी इस किसी भी चेंज का अपोज ज्यादा करने वाली है। मतलब इसमें यदि हम चेंज लेके आएंगे कि यदि कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में लाएंगे या मोशन से रेस्ट में लाएंगे, तो हमको ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखना कि जब मैंने कहा कि बॉडी जब लीनियर मोशन में होगी या तो हम बात करेंगे फोर्स की, और जब यदि मैं रोटेशन की बात करता हूं तो एक टर्म्स और यूज होता है जिसको हम कहते हैं, यदि मुझे किसी बॉडी को घुमाना है, रोटेट करना है, तो हम टर्म्स यूज करते हैं टॉर्क। अभी सिर्फ सुन लो, धीरे धीरे चीजें और समझ में आते जाएंगी कि अच्छा मैंने कहा कि व्हेन द टॉर्क इज अप्लाइड, तो आप समझ गए कि टॉर्क मतलब हम रोटेट कर रहे हैं, और मैंने कहा कि फोर्स इज अप्लाइड, तो आप समझ गए कि अच्छा बॉडी को हम सीधे चला रहे हैं। कुछ चीजें मुझे लगता है कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये आपकी बुक्स में इतने डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, लेकिन जब हम कंपटीशन की बात करेंगे
भाई हमारा जो गोल है, आईआईटी है, नीट है, हमको जो है ये सारी कॉन्सेप्ट की यदि हमें बातें करनी है तो हमको ये बातें समझना जरूरी है। इवन जब हम 9th क्लास की बात करें, 11th की बात करें, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन की बात करें तो हमको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा और अपना आंसर दिया। इसी तरह से मैं आपको और सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट और हर सब्जेक्ट इजी है, हर सब्जेक्ट इजी है, बस हमारा पढ़ने का मेथड क्या है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। और इसी जो मैंने फ्लो चार्ट आपको बनाए हैं, जो मैंने आपको बनवाए हैं, तो मैं आपको किसी वीडियोस में वो क्वेश्चंस आपको मैं इसी में क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको दूंगा, तो आप देख रहे कि क्या है क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद फिर उसकी आंसर शीट होगी, तो आप उसको मिलाइए, तो आपको समझ में आने वाला है कि अरे वाह कितना इजी है फिजिक्स। नोट डाउन कर लिए, इसको रब कर दे। ओके, देखिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं कोई एक ऐसी कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा जो कि बुक्स में नहीं है, लेकिन एक बुक्स में कुछ चीज मिलेगी, दूसरी बुक्स में कुछ मिलेगा, तीसरे में मिलेगा, और उसको इतना सारा बुक्स पढ़ने के लिए हमको अलग अलग डिफरेंट बुक्स पढ़नी होगी। सभी बुक्स अच्छी है, लेकिन इन सब बुक्स को समराइज और इन बुक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और मैं तो क्या, कोई भी जो टीचर पढ़ा रहा है कोई अपने मन की चीज कुछ नहीं पढ़ा रहा है, जो हमारे बुक्स में है बस हमको समझना है कि है क्या, एक्चुअल में है क्या, और इसको आप समझते जाइए। एक फिर मैं दोबारा से ब्रीफिंग कर रहा हूं आपको समझ, अभी तक हमने जो बात की, क्या क्या बात की है, फोर्स के बारे में बात की है, दूसरा हमने बात की है जो टर्म्स आया था एक इनर्शिया, इसी को और डिटेल में मैं बताते चला गया। फिर हमने बात की लॉज ऑफ मोशन, ओके। फोर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई, फोर्स वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर का पूरा एक चैप्टर है, वेक्टर क्या है उसको मैं समझाऊंगा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन। सीजीएस क्या है, टाइम। रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। फोर्स क्या है, पुश और पुल फैक्टर, जो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, या तो रेस्ट से मोशन में, या मोशन से रेस्ट में, या वेलोसिटी से कुछ चेंज कर रहा है, या वेलोसिटी को कम कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम रिटार्डेशन कहेंगे। यदि मैंने यूं कहा कि फोर्स किसी बॉडी पर नहीं लग रहा है, फोर्स इज जीरो, तो आप समझ लेना कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। फिर हमने कहा कि भाई इनर्शिया, इनर्शिया को हमने शॉर्टकट में कहा कि भाई जितना ज्यादा मास होगा उतना उस बॉडी का इनर्शिया होगा, और हमने लिखा कि मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या, अपोज टू चेंज। दो बॉडी, एक का मास कम एक का मास ज्यादा, तो किसका इनर्शिया ज्यादा हुआ, जिसका मास ज्यादा हुआ, ओके। नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन, मैंने आपको बताया 3 लॉज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड में हमने कहा कि अभी आप इतना याद रखिए कि इसमें फार्मूला आने वाला है F इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। थर्ड में क्या होने वाला है, फोर्स का नेचर, और फर्स्ट में क्या होने वाला है, जनरल डेफिनेशन। कितना इजी है, फर्स्ट लॉ जनरल डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ it gives magnitude of force, and third law it gives the nature of force, that is equal and opposite force। इसको ध्यान रखिए।
अब नेक्स्ट मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज किया, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। इसको मैं रब कर दूं, कितना इजी है। अब मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ में हमने क्या लिखा था, क्या बताते हैं कि इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है देन इट विल बी इन रेस्ट, एंड if the body is in motion then it will be in motion until external force, until unbalanced external force is applied। तो एक बात होगी, मतलब जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी और जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। तो हम कहेंगे ऐसा क्यों? हम कहेंगे कि वो जो है वो अपोज कर रही है चेंज का, यानी उस बॉडी का एक अपना इनर्शिया है, वो जिस कंडीशन में वो उसी कंडीशन में रहना चाहती है, जो जितनी देर तक रहना चाहती है हम बोलेंगे उसका इनर्शिया उतना ज्यादा है, यानी कि जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा अपोज करेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या बोलते थे फर्स्ट लॉ को? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब हमने कहा कि भाई जो बॉडी रेस्ट में है, समझना, मैंने एक याद कराने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई सपोज दैट एक एग्जांपल आपके बुक्स में देखेंगे तो बस का आपको एग्जांपल मिलेगा, कभी एक आपको हॉर्स का आपको एग्जांपल मिलेगा, कभी अलग अलग मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होने वाला। कैसे? जैसे मैंने कहा कि भाई कोई एक बस है और सपोज दैट कि भाई जैसे कोई एक बस है, आप लोगों ने बस देखी है और जैसे क्या होगा कि बॉडी बस चल रही है और कोई पैसेंजर है वो खड़ा हुआ इस बस पर, चल रही है तो क्या होगा, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि बॉडी जो है यदि कोई बस है वो खड़ी होगी रेस्ट में। दो एग्जांपल है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन, दोनों ही फर्स्ट लॉ के एग्जांपल है। जैसे हमने कहा कि भाई बस है, बस खड़ी हुई है और हम पैसेंजर है, तो क्या होगा, हम बैठ गए। अब बस जो है स्टार्ट हो रही है, की आवाज हो रही है, हम बैठ गए, थोड़ी देर हो गई लेकिन अभी भी बस नहीं चल रही है। तो हमारी जो बॉडी है, टोटल जो बॉडी है वो कैसी है भाई, हम रिलैक्स पोजीशन में है ना कि भाई ठीक है अगर चलेगी तब चलेगी। लेकिन हुआ क्या कि बस वाले ने, जो बस ड्राइवर है, उसने एकदम उसने स्टार्ट कर दी। भाई हमको बताया नहीं उसने, हमको ये बता देता कि भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग पोजीशन बना लें, ऐसा उसने नहीं बताया, उसने लिया और एकदम स्टार्ट कर दी। तो हुआ क्या था कि हमारी जो बॉडी थी, जो हम बैठे थे भाई, हम रिलैक्स पोजीशन में थे, तो पूरी की पूरी जो बॉडी है पहले इनिशियल कंडीशन में देखे तो वो रेस्ट में थी। तो हमारी पूरी बॉडी कैसे रहना चाहती है, रेस्ट में रहना चाहती है। लेकिन बस जैसी चली, क्योंकि हमारा जो लोअर एब्डोमेन है वो तो बस से कनेक्टेड है नीचे, तो हुआ ये कि जैसे ही बॉडी मोशन में आई, जैसे ही चली, तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पैर खींच दिए हो। अब जैसे कोई खड़ा हुआ है और सीधे कोई नीचे से खींच दे तो क्या होगा, वो पीछे गिर जाएगा, ऐसे पीछे गिर जाएगा। तो इसको हम ये बोलेंगे कि भाई बॉडी जो है, ये पूरी की पूरी बॉडी जो है इनिशियली कैसी थी, पूरी बॉडी जो है इनिशियली कैसी थी, बॉडी रेस्ट में थी। लेकिन जैसे ही बस मूव की, बस जो है मोशन में आई, तो जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो तो आ गया मोशन में,
लेकिन अपर पार्ट जो बॉडी का है वो रेस्ट में ही बना रहा। ये किस में बना रहा? अपना रेस्ट। तो इससे क्या हो गया? बॉडी अपनी कैसी हो गई? अनबैलेंस्ड हो कि भाई कुछ पार्ट जो है हमारा, आधा पार्ट जो है मोशन में आ गया बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ बस, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट की वजह से कि भाई जो बॉडी रेस्ट में, वो रेस्ट में रहेगी तो वो रेस्ट में ही थी, तो मामला अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस हुआ तो भाई क्या हुआ? हम पीछे की तरफ, बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ गिर गए। बाय द वे पीछे टेक्निकल नहीं होता तो हम क्या होता? हम गिर जाते। या हम खड़े हुए हैं तो पीछे की तरफ ऐसे गिर गए। तो इस तरह का एग्जांपल आएगा कि भाई यदि कोई पैसेंजर किसी बस में है और बस जो है सडन एकदम स्टार्ट हो जाती है और जो पैसेंजर है वो पीछे की तरफ गिर जाता है, ऐसा क्यों? तो आप बोलेंगे इसका एग्जांपल बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट द होल बॉडी इज इन रेस्ट। इनिशियली होल बॉडी इज इन रेस्ट। जैसे ही बस मोशन में आती है तो हम बोलेंगे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी इन मोशन बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ बस। ये लोअर पार्ट तो मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो अभी भी रेस्ट में ही है। इस वजह से क्या हुआ? अनबैलेंसिंग हुई, और अनबैलेंसिंग की वजह से वो बैकवर्ड चला। तो इसका किसका एग्जांपल हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और इतना डिटेल में नहीं जाना तो हम बोलेंगे एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ का। अब मैं इसका भी उल्टा कहता हूं कि भाई बस जो है भी मोशन में है, चल रही है, और बस के सामने कुछ ऐसा ट्रैफिक आ गया या कुछ ऐसा कोई व्यक्ति आ गया तो बस ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाया। उसने हमको तो नहीं बताया कि मैं जो है ब्रेक लगाने वाला हूं। हम जो है चूंकि बस चल रही थी तो हम भी उसी मोशन पे थे, यानी पूरी की पूरी जो बॉडी है हमारी वो मोशन में आ गई थी। भाई उसके साथ हमारी पूरी बॉडी भी मोशन में थी कि बस चल रही थी तो हमारी बॉडी भी चल रही थी, मोशन में थी। लेकिन सडन जो है चूंकि बस ड्राइवर ने हमको नहीं बताया तो हुआ क्या? हुआ ये कि भाई बस जैसी रुकी तो हमारा लोअर पार्ट भी तो रुक गया, लोअर पार्ट तो हमारा रुक गया, रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट जो कि मोशन में था वो जो है इसी तरह के मोशन में रहा। तो भाई नीचे की बॉडी जो है वो रेस्ट में रही और अपर पार्ट जो है वो मोशन में आया, तो कैसा हो जाएगा? जैसे ही वो ब्रेक लगाएंगे तो हम आगे की तरफ ऐसे गिर जाएंगे। इसका उल्टा भाई यहां आपने क्या बताया था कि जब बस जो है रुकी हुई थी और एकदम मोशन में आई तो पैसेंजर पीछे की तरफ गया। दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका उल्टा यदि बस चल रही है और सडनली उसने ब्रेक लगा दिए तो पैसेंजर क्या होगा? फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो है वो झुक जाएगा या गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई नीचे की जो बॉडी है वो तो रेस्ट पे आ गई और अपर पार्ट उस मोशन की वजह से अभी भी मोशन में ही है, तो उस मोशन की वजह से मामला फिर अनबैलेंसिंग का हो गया। तो हम बोलेंगे दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। बस के इस तरह से दो एग्जांपल आपको मिल जाते हैं, बुक्स में लिखेंगे, या इसी से ही कोरिलेटेड और दूसरा एग्जांपल हम बना सकते हैं। ठीक है। और यदि हमने कहा इसी तरह से, मैंने कहा कि भाई सपोज दैट यदि हम कैरम की बात करते हैं, एक कैरम हमने बनाया, कैरम में हमने जो है कई सारे जो है इस तरह से स्ट्राइकर या इस तरह से पाइल हमने बना लिया और हमने स्ट्राइकर से इसको हिट किया। स्ट्राइकर से जब हिट करेंगे तो इनिशियली जो पूरा जो पाइल है वो क्या है? वो रेस्ट पे। जैसे हमने स्ट्राइकर से हिट किया तो स्ट्राइकर को धीरे धीरे तो नहीं, स्ट्राइकर से हिट किया तो सडन किया एकदम, तो क्या हुआ कि जो नीचे का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? जितना मोशन में आ गया। लेकिन अपर जो जितने भी पार्ट्स हैं सब जी कैसे हैं? रेस्ट में। तो क्या हो जाएगा? इसके वजह से मोशन में आने से ये बॉडी जो है, यानी हम बोलेंगे कि पूरा का पूरा जो है पाइल जो है वहीं के वहीं रहा, लेकिन नीचे की बॉडी ये आगे बढ़ गई। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉज ऑफ मोशन, यानी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहे। ये भी एक एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल और इसी तरह से, जैसे कोई ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर यदि हमने कोई एक इस तरह का एक बोर्ड रखा
और बोर्ड के ऊपर कोई हमने कॉइन रखा और सडन जो है हमने इसको हिट किया, इसको नहीं, यदि हमने इस बोर्ड को हिट किया तो क्या हो जाएगा कि बोर्ड तो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि इनिशियली ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में, पूरा सिस्टम रेस्ट में, ये बोर्ड भी, कॉइन भी, गिलास भी। जैसे हमने इसको स्ट्राइक किया इस बोर्ड, तो क्या हो रहा है कि ये तो मोशन पे आ गई, लेकिन जो कॉइन है वो कैसा था, रेस्ट में था। जब वो रेस्ट में था तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, क्योंकि फोर्स तो इस पर लगा। तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में रहना चाहती है तो वो इसके नीचे कॉइन गिर जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है, सडन। तो इस तरह के एग्जांपल हो गए, कॉइन एग्जांपल, कैरम एग्जांपल, बस का एग्जांपल। जैसे हॉर्स का भी यदि एग्जांपल यदि हम लेते हैं तो वो भी वही है जैसे कि बस का है। हॉर्स जो है एकदम सडन चलेगा आगे, तो बॉडी के जो अपर पार्ट है वो क्या हो जाएगा भाई, नीचे का पार्ट जो है वो तो मोशन में आ गया, अपर पार्ट रेस्ट में था, तो वो अनबैलेंसिंग वजह से पीछे जाएगा। वो भी बिल्कुल वही एग्जांपल जैसा कि बस का एग्जांपल। इसी तरह से हम और एग्जांपल की बात करें, जैसे यदि मैंने कहा कि भाई कोई ट्री है और ट्री में कई सारी ब्रांचेस है, इसका जो है एक ब्रांच है, एक ब्रांच है, इस तरह की कई सारी ब्रांचेस है और इस ब्रांच में फ्रूट्स लगे हुए हैं। यदि मैं इसको जो है तेजी से मूव करता हूं, इसको हिलाता हूं, तो क्या हो जाएगा, इसके जो फ्रूट्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे। क्यों? हम कहेंगे कि जो फ्रूट्स हैं वो तो रेस्ट में है, लेकिन ब्रांच जो है वो मोशन में है। तो जो जिस कंडीशन में है तो हम बोलेंगे फ्रूट जो, चूंकि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो मोशन में है तो इसकी टेंडेंसी की वजह से रेस्ट की जो बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहेगी। इसके वजह से मामला जो अनबैलेंसिंग हुआ और फ्रूट्स ब्रांच से अलग हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन आएगा कि भाई ये फ्रूट जो है ब्रांच से अलग हो जाएंगे, क्यों? तो हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ द एग्जांपल ऑफ, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है, एक बस का एग्जांपल बताया है, एक कैरम का बताया है, एक आप इस कॉइन को जो है बोर्ड गिलास के ऊपर जो बोर्ड रखा उसके ऊपर कॉइन रखा, एक एग्जांपल है, एक हॉर्स का एग्जांपल है, और एक एग्जांपल जो है आपका स्त्री का है। इस तरह से एक जनरल एग्जांपल, लेकिन इसी से रिलेटेड को रिलेटेड जो है कुछ और एग्जांपल आपको जो है कंपटीशन में या आपकी बुक्स में इससे मिल सकते हैं, तो आपको समझना है कि दिस इज एन एग्जांपल। इसको आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल में क्या है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और बिकॉज ऑफ इनर्शिया की वजह से ही हम ये प्रॉपर्टी है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, और जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि फोर्स ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी की बॉडी में चेंज लाता है, यानी कि रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में, या वेलोसिटी को चेंज करता है या वेलोसिटी को कम करता है। ओके, इसके आगे हम सेकंड लॉज की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट थर्ड लॉ की बात करेंगे, उनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें सेकंड लॉ, थर्ड लॉ इनकी बात, देन न्यूमेरिकल्स, और हम धीरे धीरे उस लेवल पे भी लेके जाएंगे जो कि आईआईटी और नीट के लिए जरूरत है, लेकिन वो क्लास 11th नीट और आईआईटी के लिए होगी। वो आगे तो जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, इवन जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस 9th क्लास की वीडियो को भी देख सकते हैं, और उनको देखना ही चाहिए, क्योंकि इनिशियली हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक यहाँ से ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर हम आगे के वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।